हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट शिक्षण अधिगम का सिद्धांत और फर्स्ट मॉडल पेपर है। और फ्रेंड्स, हमने बहुत ही मेहनत से आप सभी के लिए पीडीएफ बनाए हैं, ठीक है, ताकि जो आप सभी का प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छे ढंग से हो सके और आपको पेपर पैटर्न की तरह, ताकि आपको बहुत ही इसे हेल्प मिले कि एग्ज़ाम में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं और आप अपना जो टाइम है वो कैसे सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस क्लास से जुड़कर जो अपनी प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छे ढंग से कर सके, ठीक है। इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो 12 बजे होती है और जिसमें हमने आज मॉक टेस्ट नहीं लिया, क्योंकि अगर हम मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे तो और ज़्यादा वो बेनिफिट रहेगा, ठीक है। मॉक टेस्ट की जो टाइमिंग रहती है वो रात के 10 बजे रहती है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। और इसके पहले हमने बाल विकास की क्लासेस 11 बजे चलाई है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आप सभी को बता दें, जो आपका ये सब्जेक्ट होता है ये दूसरा पेपर होता है, ठीक है, जो 50 नंबर का होता है, जिसमें से आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य होता है। और 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं: बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न। जो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी संख्या 15 होती है और वो 15 नंबर का होता है, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का। उसी प्रकार से जो अति लघु होता है वो भी 15 क्वेश्चन पूछा जाता है और 15 नंबर का, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का। उसी प्रकार जो लघु उत्तरीय होता है वो 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि 20 नंबर का होता है। तो आप ऐड कर लीजिए, 50 नंबर हो जाएगा, जिसमें से आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य होता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। ये पूरा इन्फॉर्मेशन देना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए, आप अगर आपको आंसर आता है तो आप आंसर भी कर सकते हो। उपचारात्मक शिक्षण हेतु क्रियाकलाप कराए जाते हैं: अभ्यास कार्य कराना, खेल एवं ठीक है, यहाँ रहेगा खेल एवं अन्य गतिविधियों का आयोजन कराना, समूह चर्चा कराना, उपयुक्त सभी। तो बताइए फ्रेंड्स, उपचारात्मक शिक्षण हेतु क्रियाकलाप कराए जाते हैं, क्या होगा? बिल्कुल सही फ्रेंड, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। उपचारात्मक शिक्षण हेतु क्रियाकलाप कराए जाते हैं: अभ्यास कार्य कराना, खेल एवं अन्य गतिविधियों का आयोजन करना, समूह चर्चा करना। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है कि वैसा आंसर देख ही गया है, ठीक है। प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया होती है। बीटीसी 2017 और 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है: एक पक्षीय, द्विपक्षीय, एक पक्षीय और द्विपक्षीय दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड, प्रभावी संप्रेषण की जो प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है? ऑप्शन अ, ऑप्शन ब, ऑप्शन स या फिर ऑप्शन द? बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ब करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्विपक्षीय, ठीक है। जो प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया होती है द्विपक्षीय, एक पक्षीय, कैसे प्रभावी संप्रेषण की शिक्षण और शिक्षार्थी की जरूरत होती है। अगला जो आपका प्रश्न है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र संबंधित नहीं है: जानना, समझना, चिंतन करना, समयबद्धता। आंसर देख ही गया है और आप सभी का आंसर भी करेक्ट ही होगा। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र संबंधित नहीं है, समयबद्धता। अगला जो आपका प्रश्न है कि डेमिनोज सर्वाधिक उपयोगी है: इतिहास शिक्षण में, गणित शिक्षण में, कला शिक्षण में, भाषा शिक्षण में। तो जो डेमिनोज है सर्वाधिक उपयोगी है किस शिक्षण में? बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, गणित शिक्षण में, ठीक है। जो डेमिनोज सर्वाधिक उपयोगी है वो है गणित शिक्षण में, ऑप्शन नंबर ब। अगला जो आपका प्रश्न है कि वह शिक्षण प्रतिमान किसने बनाया जिसमें अध्यापक का स्थान कंप्यूटर। ये प्रश्न कट गया है, ठीक है, तो इसको हम छोड़ते हैं। देखिए अगला जो आपका प्रश्न है कि शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है: क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि। यानी यहाँ पे आप सभी का आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन द, यानी शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है। ये आपके जो सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, बट जो आपका द है ये सिद्धांत नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन पूछा है नहीं, तो इसलिए ऑप्शन द यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है संप्रेषण के घटक है: प्रेषक, संदेश ग्राही, उपयुक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड्स, संप्रेषक कुछ जो घटक महत्वपूर्ण जो रूप से होते हैं वो 3 होते हैं, ठीक है। हमने क्वेश्चन में जैसे कि इसके पिछले वाले मॉक टेस्ट में डिस्कस किया था, तो उसमें हमने 5 डिस्कस किया था, जिसमें फीडबैक भी आ जाता है, ठीक है। तो 5 होते हैं, लेकिन अगर मुख्य रूप से बोले तो 3 होता है: प्रेषक, संदेश ग्राही। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी
हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है। रेडियो, चलचित्र, टेलीविजन, कंप्यूटर। यानी श्रव्य और दृश्य यानी आपको सुनाई भी दे और दिखाई भी दे। तो चलचित्र में अगर हम देखते हैं तो सुनाई भी देता है, दिखाई भी देता है। टेलीविजन आप देखते ही हैं, कंप्यूटर भी चलाते हैं, बट जो रेडियो होते हैं हम केवल और केवल श्रव्य होता है, हम केवल सुन सकते हैं, उसको देख नहीं सकते। इसलिए यहाँ पूछा है कि निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है, तो ऑप्शन अ यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। अगला जो आपका प्रश्न है कि भ्रमण प्रविधि के चरण है। शैक्षिक उद्देश्य या प्रकरण का चुनाव, पर्यटन स्थल का चुनाव, पर्यटन स्थल हेतु सामग्री, उपयोग सभी। तो भ्रमण प्रविधि के चरण है। बताइए फ्रेंड्स क्या करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, भ्रमण प्रविधि के चरण है वो हो जाएगा शैक्षिक उद्देश्य या प्रकरण का चुनाव, पर्यटन स्थल का चयन और पर्यटन स्थल हेतु सामग्री, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है। प्रेरणा का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, आवृत्ति का सिद्धांत, जिसमें लेसन के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जिसको हम बार बार रिपीट करते हैं, तो वो हो जाता है आपका आवृत्ति का सिद्धांत। अगला जो आपका प्रश्न है कि शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने हेतु उत्तम प्रविधि है। व्याख्यान प्रविधि, खेल गति प्रविधि, स्पष्टीकरण प्रविधि, अवलोकन एवं निरीक्षण प्रविधि। तो शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजक एवं रुचिपूर्ण बनाने हेतु उत्तम प्रविधि है। क्या लग रहा है आपको क्या किसमें कौन से प्रविधि में अच्छा लगता है, कौन सा टेक्निक सबसे बेस्ट होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा। खेल गतिविधि, एक्टिविटी करा के, गेम करा के तो शिक्षण को आनंददायक और मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाया जा सकता है, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि शिक्षण प्रविधियों के प्रकार है। डीएलएड 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्नोत्तर, वर्णन, कहानी कथन, उपयोग शब्द। तो शिक्षण प्रविधियों के प्रकार हैं प्रश्नोत्तर प्रविधि, वर्णन प्रविधि, कहानी कथन प्रविधि। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ऑल ऑफ दीज यानी उपयोग सभी। अगला जो आपका प्रश्न है कि शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, यह किसने किया है। डीएलएड 2019 का पूछा हुआ प्रश्न है। एनएल गेज ने, रायबर्न ने, वीओ स्मिथ ने, शिकॉर्ड ने। तो बताइए फ्रेंड्स किसने स्टेटमेंट दिया है कि शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, यह किसने कहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा वीओ स्मिथ ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। अगला आपका प्रश्न है कि आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है व्याकरण में, निबंध में, गद्य शिक्षण में, पद्य शिक्षण में। तो आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ब, व्याकरण में। लास्ट बहुविकल्पीय प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन में सर्वाधिक प्रमुख थे। धन व्यवस्था, विषय वस्तु की प्रकृति, शिक्षकों की पसंद, छात्रों की पसंद। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन में सर्वाधिक प्रमुख थे। तो फ्रेंड्स यहाँ हो जाएगा विषय वस्तु की प्रकृति। देखिए 15 एक बार और आ गया, तो इसको भी देख लेते हैं। कक्षा शिक्षण में कौन सा संप्रेषण का घटक नहीं है। शिक्षक, पाठ्य वस्तु, अभिभावक, छात्र। तो फ्रेंड्स बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसका आंसर आसानी के साथ कर सकते हो। ठीक है, ये जो आपका अभिभावक है यहाँ पे ये संप्रेषण का घटक नहीं है, तो ये कट। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम अति लघु त्रिय डिस्कस करेंगे। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स इसमें हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अति लघु के। ठीक है, और लघु त्रिय नहीं डिस्कस कर पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्योंकि आप सभी को पता है कि जो आप सभी का पेपर होता है 2 घंटे का होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहला प्रश्न है कि अपेक्षित अधिगम स्तर से क्या अभिप्राय है। तो इसका जो डिफिनीशन हो जाता है, अपेक्षित अधिगम स्तरों को उन अधिगम दक्षताओं के अर्थ में निरूपित किया जाता है जिसमें किसी विशेष कक्षा अथवा शिक्षा के अंत में प्रत्येक छात्र द्वारा पूर्ण दक्षता मतलब क्या होता है आपका कुशलता की प्राप्ति ही अपेक्षित है। ठीक है, तो ये हो जाता है अपेक्षित अधिगम स्तर से क्या अभिप्राय है। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि अधिगम अनुभव के प्रकार है। तो अधिगम अनुभव के जो प्रकार है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक तो ज्ञानात्मक अनुभव, भावात्मक अधिगम अनुभव और क्रियात्मक अधिगम अनुभव। तो अधिगम के अनुभव के जो प्रकार रहते हैं 3 टाइप के हो जाते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ठीक है,
बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है गाइस। अगला जो आपका प्रश्न है कि अपेक्षित अधिगम स्तर की संकल्पना राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कब आई थी? वर्ष 1986 में अपेक्षित अधिगम स्तर की संकल्पना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई थी। अगला आपका प्रश्न है कि अपेक्षित अधिगम स्तरों का निर्धारण किस समिति द्वारा किया गया है? तो डॉक्टर एच दवे समिति द्वारा अपेक्षित अधिगम स्तरों का निर्धारण दवे समिति द्वारा किया गया है। अगला आपका प्रश्न है कि प्रयोग प्रदर्शन विधि मुख्य रूप से किस कार्य के लिए उपयोगी है? तो प्रयोग जिसमें प्रैक्टिकल किया जाता है तो वो विज्ञान शिक्षण के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगला आपका प्रश्न है कि बहुकक्षा शिक्षण क्या है? तो बहुकक्षा शिक्षण की नवीन विधा है। जब शिक्षण कार्य कई कक्षाओं के बच्चों को एक साथ बैठाकर किया जाता है तो ऐसा शिक्षण को हम क्या कहते हैं? बहुकक्षा शिक्षण कहते हैं या फिर कहलाता है। 7 आपका प्रश्न है कि शिक्षण पद्धति के अंतर्गत डाल्टन योजना का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये हमने कई बार डिस्कस किया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। डाल्टन योजना का प्रतिपादन किसने किया है? तो हेलन पारवर्ट ने इसका प्रतिपादन किया है। प्लेवी पुस्तक के लेखक हैं, तो प्लेवी पुस्तक के लेखक है हेनरी कॉल्डवेल कुक। प्रश्न नंबर 8 किस शिक्षण पद्धति में पहली बार बच्चों को लिखकर सिखाने की क्रिया में मांसपेशियों के संतुलन पर बल दिया गया? तो फ्रेंड बहुत ही हमने महत्वपूर्ण ये प्रश्न और बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था किस शिक्षण पद्धति में। तो आपका जो मॉन्टेसरी पद्धति होता है उसमें पहली बार बच्चों को लिखकर सिखाने की क्रिया में मांसपेशियों के संतुलन पर बल दिया गया। ठीक है, आप आंसर भी देख सकते हो। अगला आपका प्रश्न है कि शिक्षण अधिगम सामग्री से आपका क्या अभिप्राय है? तो ऐसे उपकरण, साधन या सामग्री जो शिक्षण को सरल सहज रूप से बोधगम्य बनाते हैं उन्हें शिक्षाविद शिक्षण अधिगम प्रणाली का नाम देते हैं। और शिक्षण अधिगम सामग्री वह सामग्री है जो शिक्षण अधिगम को गति देती है। यानी हम शिक्षण अधिगम सामग्री का इसलिए प्रयोग करते हैं ताकि जो कुछ भी हम सीखते हैं बहुत ही आसानी के थ्रू सीख सके, जो कि हमें सीखने में कोई भी मुश्किल ना आए, कठिन ना आए और हम उसको आसानी के साथ चित्र के माध्यम से, सामग्री के माध्यम से सीख सकते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि स्वरूप के आधार पर शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार बताइए। तो स्वरूप के आधार पर जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है, 3 टाइप होते हैं, दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री और दृश्य श्रव्य सामग्री। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वरूप के आधार पर शिक्षण अधिगम की सामग्री जो होते हैं दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री और दोनों ही आ जाते हैं, श्रव्य दृश्य। तो ये स्वरूप के आधार पर शिक्षण अधिगम की सामग्री है। अगला आपका प्रश्न है कि सूक्ष्म शिक्षण से क्या तात्पर्य है? एलन के अनुसार तो सूक्ष्म शिक्षण से अभिप्राय शिक्षण की प्रक्रिया सरलीकृत लघु रूप से है जिसे थोड़े से छात्रों वाली कक्षा के सामने अल्प समय में किया जाता है, बहुत ही कम समय में किया जाता है। यानी जो सूक्ष्म शिक्षण से इसका स्टेटमेंट जो दिया है एलन के अनुसार, ठीक है, इसे माइक्रो टीचिंग भी कहते हैं। तो ये आपका जो होता है सूक्ष्म शिक्षण से अभिप्राय शिक्षण प्रक्रिया जो होता है बहुत ही आसानी और बहुत ही लघु रूप से किया जाता है, ठीक है, जिसे थोड़े छात्रों वाली कक्षा के सामने अल्प समय में किया जाता है, कम समय में किया जाता है। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि शिक्षण की कोई 2 उद्देश्य बताइए। तो मानसिक क्षमता का विकास और क्रियाशीलता का विकास। शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? तो मानसिक विकास करना और क्रियाशीलता का विकास। 13 आपका प्रश्न है कि व्यक्ति संप्रेषण के 2 लाभ बताइए। तो पहला तो ज्ञान प्राप्ति और दूसरा सही भाषा तथा सही उच्चारण। 14 आपका प्रश्न है कि शिक्षण के 2 प्रमुख शिक्षण सूत्रों का उल्लेख कीजिए। तो सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, बहुत सारे मतलब आपके शिक्षण सूत्र है, आप किसी पूर्ण से अंश की ओर। ठीक है, अन्वेषण विधि का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अन्वेषण मतलब होता है खोज, यानी इसका तात्पर्य जो होता है वो होता है शिक्षण की उस टेक्निक से, प्रविधि से जिसमें बालकों को खोज करने वाली स्थिति में रखकर बिना किसी विशेष निर्देशन के उन्हें स्वयं खोज या नवीन ज्ञान अर्जित करने का अवसर दिया जाता है, उसे अन्वेषण विधि कहते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि विज्ञान शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण विधि कौन सी है और क्यों? तो प्रयोग प्रदर्शन अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, ठीक है। अनुसंधान विधि, क्योंकि यही बालक को करके सिखाता है। अगला आपका प्रश्न है कि रुचिपूर्ण शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो रुचिपूर्ण शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य जो है वो निम्नलिखित है। रटने के बजाय सीखने पर बल, सीखने को आनंदमयी बनाना, बालक के व्यक्तित्व का विकास, ह्रास यानी कमी एवं अवरोध को रोकना। अगला आपका प्रश्न है कि पाठ प्रस्तावना कौशल का उद्देश्य क्या है? तो जो कुछ विद्यार्थी जानते हैं और समझते हैं उसी के माध्यम से नई बात अर्थात पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु को उसके साथ जोड़ देना ही प्रस्तावना का प्रमुख उद्देश्य होता है। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि निरीक्षण विधि का शिक्षण में क्या महत्व है? तो यह मनोविज्ञान प्रविधि है, इसके प्रयोग से छात्रों की ज्ञानेंद्रियों का विकास किया जा सकता है। अगला आपका प्रश्न है कि बहुउद्देशीय शिक्षण अधिगम सामग्री किसे कहते हैं? तो ऐसी सामग्री जो अनेक उद्देश्यों की पूर्ति करती है वो बहुउद्देशीय सामग्री कहलाती है। चार्ट, ग्राफ, मानचित्र आदि कक्षा में अनेक प्रयोगों से छात्रों को रंग भरने, कला बनाने एवं आकार आदि का ज्ञान होता है।
लास्ट आज का प्रश्न है कि सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कौन है। इसका आंसर आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में करना है, ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण जो कि अभी हमने डिस्कस किया कि बहुत ही कम समय में इसको सिखाया जाता है, जिसे हम माइक्रो टीचिंग भी कहते हैं। तो इसका जनक आप सभी को आंसर करके बताना है कि सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कौन है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, ठीक है। और जो ये आज की क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने आई थिंक अभी 15 मिनट होने ही वाला होगा और हमने इसमें बहुत ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स, और इसमें से आपके एग्जाम में 100% 10 से 15 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपकी जो तैयारी है बहुत बेस्ट हो रही होगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतनी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं 2 बजे वाली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।